हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यार से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। कौन सा? आज हिंदी में हम लोग का जो पहला नंबर चैप्टर है गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या। आज हिंदी हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले हम ये आपसे पूछ रहे हैं, श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर वो क्या है? एक प्रकार का निबंध है। एक प्रकार का क्या है? निबंध है। देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बाबा साहब हैं, वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्या है? लेखक हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय के बारे में। यानी कि आज हम लोग संपूर्ण श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक हैं उनके बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि लेखक परिचय में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक यानी कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अम्बेडकर को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। ठीक है, आइए फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? ये भारत के हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि जो ये शख्स हमारे लिए इतना अच्छा काम कर गए हैं कि जिनके वजह से आज हम लोग पढ़ और लिख पा रहे हैं। आज हम लोग समाज में किसी के प्रति अपना बोल विचार भी रख पाते हैं। तो देखिए, जो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक एक दलित परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जाति क्या था? तो जाति इनका महार था, जो दलित या अछूत में आते हैं। दलित या अछूत में आते हैं। यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए, इन जाति और महार, जाति क्या है? इनका जाति क्या है? तो महार थे, जो दलित या अछूत कैटेगरी में आते हैं, जो सबसे निम्न वर्गीय परिवार में आते हैं। ठीक है, इनके माताजी का क्या नाम था? इनके माताजी का नाम था भीमाबाई। इनके माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई। और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। इनका रामजी सकपाल। इनका विवाह कब हुआ था? तो 1906 में रामाबाई के साथ हुआ था। 1906 में रामाबाई के साथ हुआ था। देखिए, शादी के एक साल पहले, शादी के एक साल बीतते ही क्या किए? वो मैट्रिक पास किए। बताइए, आज के डेट में हम लोग मैट्रिक में इनको पढ़ रहे हैं, तो जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी उस समय क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। जैसे हम लोग जो बच्चे मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देंगे 2026 में, तो वो क्या हो गया कि ये जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, यानी कि जिस समय आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उस समय इनका क्या हो गया था? उस समय क्या हो गया था? इनका शादी हो चुका था। देखिए, इनके जो थे, इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि सब 3 लोग से ये प्रभावित थे। पहला कौन थे? बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ कहते हैं, और कबीरदास और ज्योतिलाल फूले जो हैं उनके। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रथम भाषण सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में लाहौर में हुआ था। इन्होंने योगदान दिया था उसमें। देखिए, इनका जो विख्यात क्या हुआ? विख्यात मतलब लिखा हुआ और प्रसिद्ध भाषण कौन कौन है? पहला है द रिलेशन ऑफ कास्ट,
द रिलेशन ऑफ कास्ट। और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो इसका हिंदी रूपांतरण यानी कि हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किए हैं। ललई सिंह यादव ने किया है, ठीक है। तो यानी कि द रिलेशन ऑफ कास्ट जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, उनका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव। और जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध लिया गया है वो द रिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। इनकी प्रसिद्ध प्रमुख रचना है जो पूछता है हु आर दे, हु आर सुधराज। और इसी तरह क्या है, द अनटचेबल। और ये आपका क्या है लास्ट, द कास्ट इन इंडिया। इनका द कास्ट इन इंडिया। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका निधन कब हो गया था यानी कि मौत? तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और 1956 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, जो कि दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कौन कौन इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनका इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, हम आपको घेरा लगा दे रहे हैं। सबसे पहले इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म याद रखिएगा। 21 जाति के थे, यह याद रखिएगा। इनका क्या है, एकदम संविधान सभा का जनक, यानी कि सब इनका हो ही गया है, लेकिन विवाह उतना जल्दी नहीं पूछता है। मैट्रिक कब पास किए ये भी नहीं पूछता है उतना। लेकिन उनके माता का नाम तो कंपल्सरी याद रखिएगा और पिता का नाम, क्योंकि भाई जो लिखा है तो उसका माता पिता का नाम तो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि संविधान सभा के लेखक कौन है, यानी कि संविधान सभा के जनक, यानी कि संविधान को लिखने वाले माने जाते हैं कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, इनका ये याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इनका याद क्या रखना है आपको? संविधान के जनक, जन्म याद रखना है, जाति याद रखना है, माता का नाम याद रखना है, पिता का नाम याद रखना है। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, उनको याद रखना है। प्रथम भाषण सम्मेलन याद रखना है। और आप यह याद रख लीजिएगा, द रिलेशन ऑफ कास्ट जो है, द रिलेशन ऑफ कास्ट जो रचना है उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव। यानी कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध लिया गया है वो किसका अंश है? तो द रिलेशन ऑफ कास्ट का, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना याद रखिएगा और मृत्यु याद रखिएगा। कहने का मतलब इनका समझिए कि जो भी इंग्लिश में आपको लगे, जो भी आपको इंग्लिश में लगे, वैसे भी तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब पर भी जो भी आपको इंग्लिश में दिखाई दे, जो भी, तो आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये जितने भी इंग्लिश में होंगे उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या आज हम लोग क्या सारांश पढ़ लें इसका? द रिलेशन ऑफ कास्ट का जो सारांश है उसको पढ़ लिया जाए। बताइए। चलिए तो आज पढ़ ही लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के निबंध, जाति प्रथा निबंध का सारांश, यानी कि जो आपका बुक दिया हुआ है उसका हम सारांश आज आपको बता रहे हैं। कह रहा है प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा में लेखक के जातीय आधार पर किए जाने वाले असमानताओं के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। सही बात है कि जो जाति प्रथा यानी कि जो जाति और श्रम विभाजन, यानी कि श्रम का विभाजन जाति के आधार पे, और उनके खिलाफ में क्या किए हैं? अपना विचार प्रकट किए। लेखक का कहना है, क्या कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के मतलब कट्टर समर्थक है। जातिवाद को मैं क्या कर रहे हैं? समर्थक दे रहे हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम को आवश्यक माना गया है।
आवश्यक माना है। इनका कहने का मतलब जो आप जातिवाद के नाम पे श्रम का विभाजन कर रहे हैं उसको कार्य कुशलता यानी कि काम के आधार पर जब विभाजन करेंगे तो अच्छा होगा। ये किनका कहना है? लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना है। क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है क्या है? लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम के विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन का भी रूप ले लिया है। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो जातिवाद है, जो हम श्रम का विभाजन कर रहे हैं, वो श्रमिकों का भी क्या हो रहा है? विभाजन हो जा रहा है। तो आइए, जो श्रम का विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। श्रम का विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का करार देती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? कहने का मतलब जो श्रम विभाजन यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पे हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि जाति के आधार पे क्या कर रहा है कि किसी को ऊंच बता रहा है तो एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच के करार दे रहा है। ठीक है, इसको बंद किया जाए और सभ्य समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। किनका कहना है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना है, यानी कि लेखक का कहना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपना लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। सही बात है। आप कहीं भी गए होंगे बड़े बड़े देशों में, तो श्रम का विभाजन समाज के आधार पर नहीं किया जा रहा है, समाज के आधार पर नहीं किया गया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो अस्वाभाविक नहीं है, मतलब स्वाभाविक नहीं है, यानी कि अस्वाभाविक है। यहाँ तक डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सही बात है कि आप अगर जब किसी भी देश में जाएंगे, विश्व में किसी भी देश में, भारत छोड़कर किसी भी देश में अगर जाएंगे आप, तो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है यह जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन। ठीक है, क्योंकि जो श्रम का विभाजन है वो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं होता है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा और कार्य चुनने का योग्य बने। कहने का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो मनुष्य का रुचि है, मान लीजिए कई नान बिरादर हैं, जैसे में धोबी, चमार और भी कई मतलब छोटे छोटे कैटेगरियाँ, मुसहर, डोम, जिसे अब जान सकते हैं कि जितने भी क्या हैं छोटे छोटे हैं, तो उन लोगों को क्या करें, जाति के आधार पर जब बांट दिया जाए तो आप ये काम करिए। मान लीजिए किसी का मन कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, और मान लीजिए नान बिरादर है, तो उसको कहेगा कि नहीं तुम्हारा, जिससे मान लीजिए चमार है, तो क्या चमार है तो क्या करेगा, वो चमड़े छिलेगा क्या? तो नहीं, चमार है तो चाम छिलेंगे। चाहिए ऐसे पहले क्या था, प्रथा थी, लेकिन इसको समाप्त करना पड़ा। और आज भी थोड़ा बहुत है जातिवाद, और इसको समाप्त करने के लिए और ये पाठ आप लोग को दिया गया है कि आप लोग इसे पढ़ें तो आपके अंदर जिज्ञासा जगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने अंदर चेंजिंग और बदलाव लाना चाहिए। कहने का मतलब जो व्यक्ति और समाज का विभाजन इस अथु पे होना चाहिए कि कार्य कुशलता के आधार पर, जब हम अपना कार्य में कोई और चीज़ में हम मन लगा रहे हैं तो उसको हम कर सकें। अब क्या करता है कि व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि नहीं, नान बिरादर है चाहे बड़ा बिरादर, उससे हमको मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि वो करना चाहता है कि नहीं, उनके पापा क्या कर रहे हैं, मान लीजिए जातिवाद के आधार पे बांट दिया गया कोई भी श्रम। अब मान लीजिए उनके पापा क्या कर रहे हैं, चमड़ा का कोई भी वस्तु बना रहे हैं, और उसका मन है कि नहीं हम
डॉक्टर बनेंगे या चाहे हम इंजीनियर बनेंगे, तो वो लड़का क्या करेगा, उसी में बंध जाएगा, अपने पेशे में ही बंध जाएगा कि नहीं हमारा पापा भी यही किए हैं तो हमको भी यही करना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, योग्यता ख़त्म हुई कि नहीं, और देश खतरा में पड़ेगा कि नहीं। तो आप समझ सकते हैं। तो आज हम लोग क्या है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत है। यह क्या है, दूषित सिद्धांत है, क्योंकि मनुष्य के माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार अपने पेशे में मजबूर होना पड़ता है। सही बात है, ये हम समझाएं कि अपने पेशे में जब बंधे रहेंगे तो मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रथा गर्भधारण के समय ही मनुष्य के पेशा निर्धारित कर दिया जाता है जो अन्यायपूर्ण है। क्या है, जो क्या है, अन्यायपूर्ण है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जब कोई भी व्यक्ति अपने पेशा में बंध गया जातिवाद के आधार पे, तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति का जो छोटा काम कर रहा है, तो आप उसी पेशा में गर्भ में माँ के पेट में ही रहेगा, तभी क्या हो जाएगा, उसको कि कर दिया जाएगा कि नहीं आप यही काम करेंगे जब बाहर आएंगे तो ये अच्छी बात नहीं ना है। अब क्या मालूम उसके दिमाग में क्या चलता होगा क्या नहीं, और आप अगर जब बाहर लाएंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा ना। जब व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपने पेशे में अपने माँ के गर्भवती में अपने पेट में ही, तब पर भी उसका क्या हो गया कि आप ही ज़िंदगी में आएंगे तो यही काम करेंगे। ऐसा बात नहीं है। तो जाति के आधार पे श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, इनका कहने का मतलब यही है। आइए अब ये टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। ये टॉपिक क्या है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती है, बल्कि जीवन भर के लिए अपने पेशे में बांध देती है। सही बात है। जिसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे और तकनीक में परिवर्तन हो सकता है, जो लोग भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत कहने का मतलब, अगर जब वो पेशे में बंधा रहेगा तो कोई भी काम अपने अनुमति से नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, मजबूरन क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा उसको, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि खास पेशे से बंधे होने के कारण बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा और किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने का अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म जो उसका पृथक पेशा न हो, यानी कि जो इसका इच्छा अनुसार पेशा न हो, हिंदू धर्म में यही होता है। तो आप हिंदू धर्म है तो भैया धर्म के यहाँ पे बुराई नहीं हो रही है। अब यहाँ पे जो पेशा हो रहा है उसके अनुमति के अनुसार, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहना क्या चाहते हैं, इसके बातों को समझिए। भले ही वह उसमें माहिर या परिगत न हो, हिंदू धर्म में यही होता है। अर्थात आप किसी भी कार्य को उतना अच्छा भी होते हुए भी क्यों न हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता के ही पेशे में अपनाना पड़ता है। अपने पिता के ही पेशे में क्या करना है, अपनाना पड़ता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है कि लेखक कहते हैं क्या कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। जाति प्रथा की क्रिया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण लोगों का निर्धारण की अरुचि विश्व स्वागत करते हैं। कहने मतलब, अगर जब आप किसी को क्या करेंगे, किसी को उसके अनुमति अनुसार पेशा नहीं बंधने देंगे तो क्या होगा कि वो अपने अनुमति अनुसार नहीं करेगा, तो अपने आप को क्या मानेगा, घिन मारेगा, या चाहे अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को कोसेगा, और अंततः क्या करेगा, अपने आप को गलत डिसीजन लेगा और अपने आप को मृत्यु तक भी पहुंचा सकता है। तो आप देखिए, इस प्रकार जाति प्रथा का स्वाभाविक प्रेरणा रुचि आत्मशक्ति पर
आत्मशक्ति को दबाकर उन्होंने स्वाभाविक नियमों को जड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, सक्रिय नहीं बना देती है, निष्क्रिय बना देती है। यानी कि सक्रिय मतलब अच्छा और निष्क्रिय मतलब खराब। ठीक है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में श्रम का विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वह अपने पिता के पेशे में बंधा जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह जहाँ काम करने वाले का दिल नहीं लगता है। सही बात है, अगर जब किसी का मन कर रहा है कुछ और करने का और अपने पिता के पेशे में ही बंध जाएगा तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगा। न दिमाग लगता है, न कोई कार्य कुशलता भी प्राप्त होती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू यानी कि अगर आर्थिक पहलू का क्या मतलब होता है कि गरीबी से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। क्योंकि गरीबी क्या है कि भैया आ जाएगी काल चली जाएगी, लेकिन जाति प्रथा में जो व्यक्ति बंध गया वो ज़िंदगी भर के लिए बंध गया। वो गरीबी से भी मरे चाहे कुछ भी प्रभाव किसी को नहीं पड़ेगा। जो बड़े लोग हैं बड़े बनते जाएंगे और छोटे लोग छोटे ही होते जाएंगे। समाज के रचनात्मक पहलू के विचार को करते हुए लेखक कहते हैं, समाज की रचना पहलू के विचार को करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना अपनी दूध पानी का मिश्रण से किया है। ये भाईचारे का दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब हम लोग का जो आदर्श समाज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भाईचारा का महत्व भी होना चाहिए। जैसे में क्या हो जाए कि जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो सब दूध हो जाता है, यानी कि सब एक समान होना चाहिए। उसका दूसरा रूप हम लोग क्या कहते हैं कि लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, और ये आपका लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और समाज की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। देखिए, इनका मूल कहने का सिद्धांत क्या हुआ कि अगर जब जाति प्रथा जो है उसको हम लोग जो श्रम का विभाजन हो रहा है जाति प्रथा के आधार पे नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्य कुशलता के आधार पे होना चाहिए। आई होप आप लोग ये सारे डाउट आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो आप ये सब वीडियो जो बच्चे नहीं देखें अगले क्लास तो अवश्य देख लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।